क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सेल्स को स्टडी करने के टूल्स एंड टेक्निक क्या होते हैं। तो साइटोकेमिस्ट्री के ऊपर हमने बात किया था, हमने क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बात की थी बेटा, ठीक है ना। और हमने देखा था कि सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात किया था, ठीक है ना। तो हम मोटे तौर पे हम ये समझ चुके हैं कि सेल की स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोपी के अलावा और भी तरीके होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ने के पहले हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्टैनिंग करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन को लेना पड़ेगा। हमें लिग्निन की स्टडी करनी हो तो सैफ्रानिन को लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ठीक। और अब मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं, बताइए कि हम जो है एसिटोकार्मिन से किसकी स्टैनिंग करते हैं? एसिटोकार्मिन से हम किसकी स्टैनिंग कर सकते हैं? दूसरा बताइए, बेसिक फ्यूजिन या फ्यूजन स्टेन किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? बेसिक फ्यूजन या फ्यूजन स्टेन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तीसरा ये बताइए मुझे आप कि फंजाई की स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? फंजाई की स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की वाइटल स्टेनिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की वाइटल स्टेनिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो देखिए, मैं अलग से भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि अब से आपकी जो रेगुलर क्लासेस है, कि जो आपकी रेगुलर क्लासेस जो 2021 बैच है और 2022 बैच है, उनका जो रेगुलर क्लासेस है वो आपका वेबसाइट पर, जो biomentors.online वेबसाइट है, जो बायोमेंटर्स का ऐप है, वहां पर रिलीज होगा वो, ठीक है। क्लियर? एंड यूट्यूब पर जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स अब आगे रन नहीं होगा। उसके पीछे कुछ कारण है कि अब ये कारणों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा अलग से एक वीडियो बना के। तो यूट्यूब पर आपके जो वीडियो है वो रहेंगे प्रेजेंट उसमें, लेकिन जो रेगुलर कोर्स है वो उसमें आप क्लियर कर दो, वीडियोस जितने आपके ऐप पर आप देखेंगे, जो वेबसाइट पर देखेंगे, दे आर ऑल फ्री। सभी वीडियो फ्री रहेंगे। वो वीडियो, उसके लिए आपको अलग से कोई पे नहीं करना पड़ेगा। बट यू शुड यूज, क्योंकि क्या हो रहा है कि YouTube पे इस समय डिस्ट्रैक्शन अपने चरम पर है, एक एक्सट्रीम लेवल पे, और हमारे जो कमांडोज पढ़ रहे हैं उनको बड़ा डिस्टर्ब होता है। YouTube ने अपने लॉजिक को चेंज किया है, उन्होंने कारपोरेट्स को प्रमोट करना शुरू किया है। जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन बड़े बड़े ब्रांड्स के वीडियो जो है वो सर्च में ऊपर दिखाते हैं। उनके अलावा दूसरी बातें, कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको मैं कभी बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, पर अभी क्लियर कर दूं आपको मैं कि आपका कोर्स जैसा है वैसा का वैसा चलता रहेगा, लेकिन वीडियोस आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन ऐप एंड वेबसाइट, ठीक है ना, वहां पर अवेलेबल रहेंगे। और हां, अब ऐप में एक प्रॉब्लम यह है कि ऐप में वीडियो के बाद आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो पूरी डेवलपमेंट टीम है वो जोर शोर से काम पे लगी हुई है। तो हम अपने वीडियो में कमेंट का ऑप्शन भी रखेंगे, उसमें के लाइक का ऑप्शन रखेंगे, जो भी आप कर सकते हैं जो यूट्यूब में, वो सारे ऑप्शन वहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन चीजें स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी वो, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा पर्पस यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे कमांडो जो सिंसियर बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक। तो दूसरा अभी हो ये रहा है कि जो YouTube में डिस्टर्बेंसेस और नॉन सीरियस बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते जो है वो जो सीरियस पढ़ने वाला बच्चा वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम वो सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटके अपने आप को एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट के तौर पर हम अपने आप को जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बात भी लोगों के दिमाग में है कि सर यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, यूट्यूब से आप जितना कमाते हैं उसमें आप एक एम्प्लॉय की सैलरी नहीं भर पाएंगे, यानी एक एम्प्लॉय की सैलरी। एजुकेशन में यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बिल्कुल पुअर है, उसमें एक एम्प्लॉय की सैलरी भी आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है अभी हम चाह रहे हैं कि अब जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम रिजल्ट तो मिले हमें, सिंसियर बच्चे मिले हमें, सीरियस बच्चे मिले जो पढ़ने में उत्साह रहते हैं। दूसरी बात है कि एक बात और भी है कि हम जो है वो ऐसा भी कई बार लगता है हमें कि हमारे जो YouTube चैनल है बायोमेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन, वो थोड़ा सा जो है वो अब लो ट्रैक्शन पे पहुंच चुका है, जहां पर जो है उसमें सब्सक्राइबर की संख्या उस तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी कि ऐसे फालतू के चैनलों की संख्या बढ़ रही, नंबर बढ़ रहा है, जहां पर कुछ भी रैंडम
रैंडम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नीट 2020 पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसी पर 50 वीडियो बना डाले और जो है वो लाखों की संख्या में व्यूज भी हैं। दैट आल्सो डिसअपॉइंटेड अस वेरी मच कि व्हाट ऑडियंस वांट, वी कैन नॉट सर्व ऑल दिस थिंग, व्हाट वी यू नीड टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन दैट वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। बट व्हाट फॉर एंटरटेनमेंट हम वहां पे नहीं कर सकते कॉम्पीट किसी से, ठीक है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर है, ये यूट्यूब पर रेगुलर क्लास का समझ लीजिए आप, ठीक है। मतलब ये लेक्चर फुल लेक्चर है, इसके बाद लेक्चर के कुछ हिस्से होंगे जहां से आपको ऐप पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी होगी कि यूट्यूब पर वीडियो आना बंद नहीं होंगे। यूट्यूब पे अलग से एमसीक्यू बेस्ड जो है, मोटिवेशन था, सारे वीडियो है, चैनल चलता रहेगा, चैनल बकायदा चलता रहेगा। चैनल में आपके काम की इंफॉर्मेशन भी होगी, लाइव सेशन भी चैनल में होते रहेंगे आपके, तो वो सब चीजें एंगेजमेंट चलता रहेगा। लेकिन रेगुलर बैच जिसको एक प्रकार के डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, कमांडो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको हम तमाम जो बाधाओं से दूर हटाकर हम जो है वो लेकर जा रहे हैं। हो सकता है इससे हमको नुकसान हो सकता है कि इससे कई सारे लोग खफा हो सकता है इससे कई लोग हमारे बारे में गलत बातें कहने लगे, लेकिन हमें मालूम है कि हम उन बच्चों को, जो हमारे बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं, उनको सहेज कर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगली बार जब रिजल्ट आए आपका, जो 2020 का रिजल्ट आए या 2021 का रिजल्ट आए, तो वो बायोमेंटर्स का एक तरफा जो है बोलबाला होना चाहिए हर मेडिकल कॉलेज के अंदर। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ये मैं आज डॉक्टर्स डे पे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पे मैं कह रहा हूं, आपसे बात कह रहा हूं कि आपको सबको जो है वो एक डॉक्टर के साथ जो है वो एक, मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई एमडी को पढ़ता हुआ स्टूडेंट नहीं हूं, ठीक है, या प्रैक्टिस छोड़कर जो है पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं हूं। आई एम ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपको बहुत मेहनत करनी है बेटा आगे, इसलिए इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना है आपको, ठीक है। तो हो सकता है मेरा निर्णय आपको पसंद ना आए, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे जो मेरे पर भरोसा करते हैं, उन बच्चों को मैं जो है सहज कर आगे बढ़ाऊं और उन बच्चों को मैं सफलता के दरवाजे तक पहुंचाऊं मैं, ठीक है। बायोमेंटर्स आपके बगैर कुछ भी नहीं है, आप सब लोग हैं इसलिए बायोमेंटर्स है, आप सब लोगों का साथ है इसलिए बायोमेंटर्स है, वही साथ हम चाहते हैं कंटिन्यू रहे। फर्क इतना सा होगा कि आपके रेगुलर लेक्चर जितने भी क्लासेस हैं, नाउ दे आर ऑन ऐप एंड वेबसाइट, ठीक है, दे विल। और आपको बकायदा शेड्यूल यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको लेक्चर का छोटा छोटा हिस्सा भी यहां पर मिल जाएगा आपको। फिर आपको यह भी रहेगा कि आपको जो है वो कुछ जैसे हम कुछ एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर हुए आपके, कुछ इंपॉर्टेंट कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले हिस्से हुए, वो यूट्यूब पे आते रहेंगे, यूट्यूब पर वीडियो चलते रहेंगे। लेकिन रेगुलर कोर्स जो है वो आप वेब पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी आपका 7 मिनट मैंने खराब किया इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि जरूरी अगली बार तो आप आके ढूंढते कि कहां गए अटके। चलिए, तो अभी हम क्या बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, आज तो आंसर कर दीजिए, अगली बार आंसर के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, तो मैं आपका एक लाइव सेशन ले लूंगा जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करूंगा आपको, ठीक है। दैट विल आल्सो, दैट लाइव सेशन विल आल्सो रन ऑन द ऐप और वेबसाइट, ठीक है। तो वहां पर मैं आपसे जो है वो 1-to-1 है, मैं आपसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाऊंगा आपसे मैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको उतना स्मूथ ना लगे, लेकिन ये ट्रांजिशन का टाइम है और आप थोड़ा मेरा साथ देंगे तो हम इससे बेटर प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां स्क्रीन पर हम क्या देख रहे हैं, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को देख रहे हैं। यहां पर हमने कहा था कि जब सेल फ्रैक्शनेशन की बात करते हैं तो होमोजिनेशन करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, उसको देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था क्रोमेटोग्राफी को, देखा था कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करेंगे, ठीक। देखिए, सिंपल सी बात है कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है, कि हम कहते हैं एक तरह का वो स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है। जैसे हम कहते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम कहते हैं दृश्य प्रकाश होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के, ये होता है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो बोलते हैं हम कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है कि हर एक केमिकल, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए ये आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, आपको डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, तो मतलब ये कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, इसलिए ये कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कोई यदि ग्रीन चीज है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपको हरा दिखाई पड़ता है, ग्रीन दिखाई पड़ता है, इसका मतलब वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कोई यदि ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक दिखाई पड़ता है, मतलब वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो ब्लैक दिखाई पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि व्हाइट दिखाई पड़ता है, मतलब वो सारे कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो व्हाइट दिखाई पड़ता है, क्लियर। ये तो हम जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते हैं।
हम केमिकल्स का पता लगाने के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं कि उनके क्वांटिटी डिटर्मिनेशन का पता लगाने कि कितना वो केमिकल प्रेजेंट है, कौन से लाइट स्पेक्ट्रम में वो कितना उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन सा लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसे बोलते हैं माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। तो माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब क्या, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इन दिस सेल के। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब यह है कि इस तकनीक का उपयोग हम क्या करते हैं कि जो सेल्स के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट, सेल्स के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट हैं उन केमिकल की मात्रा का पता लगाने के लिए उनके हम जो है वो क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन, उनकी मात्रा का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या कहा, हमने कहा क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ द सेल के, एंड सेल में जो कम से कम मात्रा में भी कोई केमिकल प्रेजेंट है ना, उसका पता हम इस मेथड से लगा सकते हैं कि वो केमिकल प्रेजेंट है या नहीं है, और है तो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, यह हम अंदाजा इसका हम लगा सकते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड on the principle that every compound absorb only a specific wavelength of light के, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक कंपाउंड एक लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डीएनए, ठीक है, हम बात करते हैं डीएनए की, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि डीएनए जो है उसके लिए सबसे खतरनाक वेवलेंथ क्या होती है, बताया आपको कि मोस्ट डेंजरस वेवलेंथ फॉर डीएनए इज द अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के। वो डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर देती है, डीएनए में परिवर्तन कर देती है, डीएनए को तोड़ देती है, तो डीएनए में चेंजेस कर देती है उठके, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए के लिए खतरनाक होती है। इसलिए जो है जहां जो लोग गर्म स्थानों पर रहते हैं, जहां अधिक सनलाइट पड़ती है, उनकी त्वचा का कलर, उनकी स्किन का कलर ब्लैक होता है। ब्लैक कलर मतलब उनमें अधिक मात्रा में मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि वो गर्म स्थान पर रहते हैं, और यदि ऐसा नहीं होगा तो उनको स्किन कैंसर हो सकता है। तो कोई यदि काला है, ब्लैक है, तो ब्लैक का मतलब यह नहीं कि वो कुछ अलग व्यक्ति है, कि ब्लैक का मतलब यह है कि उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट अधिक मात्रा में है, क्योंकि वो गर्म प्रदेशों का वंशज है, वो गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो मनुष्य थे उनका वंशज, इसलिए वो ब्लैक है। ठीक है, और कोई फेयर है, यूरोपियन है, एकदम गोरा है, मतलब वो ठंडे बर्फीले स्थानों में रहने वाले लोग हैं जहां पर लाइट इंटेंसिटी उतनी अधिक नहीं है, इसलिए उनका स्किन का कलर जो है वो व्हाइट होता है। कभी आप किसी अंग्रेज से मिले ही होंगे आप कभी ना कभी, मैं तो अक्सर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आता हूं तो मुझे कई सारे फॉरेनर्स मिलते हैं, आप देखना उनको, जब आप उनको क्लोज दूर से आपको गोरे दिखाई पड़ेंगे, आपको भूरे भूरे बाल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जब आप पास जाके उनसे बात करेंगे आपको लगेगा कि यार वी हैव मोर क्लियर स्किन एज कंपेयर टू देम। उनके बहुत सारे तिल होंगे, ब्लैक 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 ब्लैक, बहुत सारे तिल होंगे, बहुत सारे मस्से होंगे उनके हाथ में, सब जगह पिटके खूब सारे होंगे। दूर से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, पास देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे आप कई सारी हॉलीवुड एक्ट्रेस के भी ऐसा है, क्योंकि वो अब लाइट, अब क्या है, जो स्थान है वहां भी टेम्परेचर धीमे धीमे रेज कर रहा है, तो स्किन कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं यहां पे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खतरनाक है उनके लिए। तो अब बात इतनी सी कि ये यूवी रे क्यों, क्योंकि यूवी रे जो है वो डीएनए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, डीएनए का जो अवशोषण परास है वो 260 नैनोमीटर है, के 260 नैनोमीटर है, मतलब 2600 एंगस्ट्रॉम की लाइट को डीएनए एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है, इसलिए खतरनाक है। ठीक है, चलिए, तो मतलब ये कि हम बता रहे हैं कि क्या लॉजिक है इन चीजों का बेटा, कि the intensity of absorption gives a quantitative measurement of the biomolecule, के जो भी बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और वो जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता से उसने एब्जॉर्ब किया है, ये वो मात्रा को बतलाता है कि किस अमाउंट में वो केमिकल अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं, जो इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस उपकरण का हम यूज करते हैं, वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इट इज ए मशीन, के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए मशीन, एक मशीन होती है दैट सेंड्स लाइट थ्रू द पिगमेंट्स, ठीक है, जो कि लाइट को पिगमेंट के थ्रू भेजती है, जो भी पिगमेंट आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसका पता लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो लाइट को भेजती है, और देखती है वो कि कितना लाइट बाहर ट्रांसमिट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि किस वेवलेंथ के लाइट को जो है वो पिगमेंट, वो दिया गया पिगमेंट किस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को वो अवशोषित करता है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे ही आपने
प्रिज्म का यूज किया आपने। प्रिज्म क्या करता है, लाइट का डिफ्रैक्शन करता है। आपने देखा कि अलग अलग वेवलेंथ अलग हो गए इसके, तो हमने क्या देखा, हमने एक छोटे स्लिट का इस्तेमाल किया और केवल ग्रीन लाइट को हमने इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर डाला। तो क्या देखा हमने, और यहां पे लगा हुआ है ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है, जो उस लाइट को सेंस कर पाता है, जो लाइट इस ट्यूब से बाहर निकल रही है, इस ट्यूब के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही है, उस लाइट को सेंस कर लेता है। तो क्या देखा आपने, देखा जब हमने ग्रीन लाइट को हमने जब जो है एक क्लोरोफिल सॉल्यूशन पर डाला, तो क्लोरोफिल सॉल्यूशन ने पूरा का पूरा लाइट, लगभग पूरा लाइट उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। और इसके चलते क्या हुआ, जब लाइट पूरा रिफ्लेक्ट हो गया तो उसने जो सेंसर था उसने लाइट को सेंस किया और गैल्वेनोमीटर पे आपको दिखाई पड़ा कि रीडिंग हायर साइड, ऑलमोस्ट नियर बाय 100% लाइट को जो है वो ट्रांसमिट कर दिया गया, इसलिए अधिक करंट यहां पर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए बात को। आपने कहा कि मतलब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को 100% रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको यहां पे विक्षेप देखने मिल रहा है। अब क्या किया आपने ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया, नीले प्रकाश को डाला आपने क्लोरोफिल के सॉल्यूशन पे ब्लू लाइट को डाला। तो क्या देखा आपने, देखा कि आपका जो क्लोरोफिल का जो सॉल्यूशन है उसने मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। और रीडिंग आप देखो कि लगभग जो है रीडिंग जो है ना, मतलब जो है वो 0 से 10% के बीच में जो है वो रीडिंग प्रेजेंट है। मतलब ये है कि लगभग 90% तक रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ब्लू लाइट इज इफेक्टिव, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेम विद द रेड डालोगे तो भी यही परिणाम देखने मिल रहा है, मतलब रेड और ब्लू लाइट को क्लोरोफिल अधिक एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, मालूम चला। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। डीएनए एब्जॉर्ब 260 नैनोमीटर वेवलेंथ, डीएनए 260 नैनोमीटर का वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करता है। डीएनए एब्जॉर्ब 260 नैनोमीटर वेवलेंथ के, यानी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ 260 नैनोमीटर का डीएनए एब्जॉर्ब करता है, जिसको ये एंगस्ट्रॉम में शो करेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 2600 एंगस्ट्रॉम कहते हैं के। और ये डीएनए में म्यूटेशन को उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्परिवर्तन, सडन जेनेटिक चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल 440 नैनोमीटर 660 नैनोमीटर के ये वेवलेंथ को सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है। और ये किसमें आती है, ब्लू और रेड जोन में आती है, ब्लू और रेड जोन में आती है, ये ब्लू और रेड जोन में आती है। देन बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स 210 नैनोमीटर एंड 280 नैनोमीटर वेवलेंथ को अधिक एब्जॉर्ब करते हैं। ये बेटा ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है के, और ये एग्जाम में आता है बेटा के। ये कहां पे किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है आपको, है ना। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर कनेक्ट करता है। यहां से आप इस चैप्टर को पूरा करते हैं, आप पेपर के कई सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, आप, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, चलिए अब क्या देख रहे हैं यहां पे अब यहां पर हम देख रहे हैं एक दूसरा टेक्निक पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की। अच्छा, एक काम करते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक, देखो समझ बात करके, हमने क्या देखा, हमने जो है हम कोई किसी जगह पे खड़े हुए हैं और वहां पे खड़े होके हम कोई परछाई हमको दिख रही है कि हमको जो आदमी है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, आदमी है कि जानवर है हमें वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें कोई परछाई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कोई हमने क्या देखा, एक हमने परछाई को देखा, एक शेडो को देखा। हमने इमेजिन करते हैं एक काल्पनिक सीन है कि मैं एक जगह पे खड़ा हुआ है, एक दीवार वहां पर है, दीवार के उस तरफ कौन है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैं हूं, कि ये मैं खड़ा हुआ हूं, कि यहां पर कुछ यहां पर है, उसका शेडो यहां पर बन रहा है, यहां पे उसका शेडो बन रहा है। ठीक है, मुझे लगा यार दीवार के उस तरफ है कौन, दिख नहीं रहा मेरे को, के मैंने शेडो को गौर से देखा, के मैंने शेडो को गौर से देखा। ठीक है, मुझे वो शेडो गौर से देखने पर दिखाई पड़ा, मुझे ऐसा कुछ दिखाई पड़ा मुझे। अच्छा, कोई आदमी खड़ा उधर, उसकी परछाई है, है ना। आप बोलोगे दीवार के इस तरफ आर पार परछाई कैसे निकल गई। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई, मैं परछाई को देख के क्या बोला, मैंने कहा अच्छा कोई आदमी खड़ा है उस तरफ। लेकिन यदि ये ऐसी ना होती परछाई, मान लो ये परछाई ऐसी ना होती, ठीक है, ये परछाई ऐसी ना दिखती, कुछ ऐसी दिखती। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you.
You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. अच्छा, कोई एनिमल होगा, गाय होगा, कुछ डॉग होगा, कोई ना कोई एनिमल उस तरफ है, मैं समझ गया बात, परछाई देख के मैं समझ गया, ठीक है, आई बात समझ में। मतलब मैंने एक शेडो को देखा और शेडो को देख के मैंने एक अंदाजा लगाया कि क्या हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में हमें कोई एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, कोई एक अणु है, क्रिस्टल है, कोई रवा है, मतलब क्रिस्टल की बात करें, छोटा सा कण है, उस कण के हम शेप को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो पार्टिकल, वो जो क्रिस्टल है वो किस शेप का है, हमें इसको समझना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, है ना, एक प्लेटफॉर्म पे रखा उसको, और हमने यहां से जो है वो यहां से हमने लाइट रेडिएशन डाला। हमने इमेजिन कर रहे हैं, अभी हम कौन सा रेडिएशन उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल बात करें कि वो क्रिस्टल के हमें देखना है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है। तो हमने क्या किया, यहां से डाला, हमने एक लाइट डाला तो उसका एक परछाई पीछे बनेगा। अच्छा ठीक है, बन गया। एंगल चेंज किया हमने, फिर लाइट डाला, फिर परछाई बन गया, एंगल चेंज किया, फिर लाइट डाला, फिर परछाई बन गया। ऐसे करके हमने पूरा 360 डिग्री से 360 डिग्री से उसको घुमा दिया, तो हमारे पास में सेट ऑफ शेडोज, परछाई का पूरा एक सेट आ गया। अच्छा, और कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस किया तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा का वैसा सामने बन गया वो। भाई जो हम बात करते हैं 3D प्रिंटर जो होता है ना, आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी का बोलबाला है कि 3D प्रिंटर जो है नेक्स्ट अपकमिंग चीज है। कि मान लो आपको ये रिमोट पसंद आया, ठीक है, ये मेरे कैमरे का रिमोट पसंद आया, तो आपने कहा अच्छा ऐसा रिमोट सर हमको भी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये प्रिंटर है ना, प्रिंटर में जाके मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैंने लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, धीमे धीमे घूमेगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिंटर इसके पूरे कई सौ फोटो खींचेगा इसके, वो प्रिंटर कई सौ फोटो खींचेगा, उसके अंदर जो कैमरा लगा कई सौ फोटो खींचेगा इसके, और सारे डायमेंशन इसके ले लेगा वो, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है उसको वो टक 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 करके वो बना के बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट अपकमिंग चीज है ये, यानी आने वाले समय में जो आपको ये पेन पसंद आया, कोई बात नहीं, इस पेन का ऐसा कैसा एग्जैक्ट कॉपी आप जो है वो बना पाएंगे, वैसे का वैसा हटके। आपको इसका कॉपी चाहिए, इसका कॉपी वैसा का वैसा बना हुआ मिल जाएगा आपको, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। लेकिन अब यहां पर हम जो सेल्स के लेवल में बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा कि एक क्रिस्टल के बारे में जानना है हमको किस तरह का है, तो उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे रखा हमने, और एक्सरे को डाला हमने। एक्सरे क्या हुआ, टकराने के बाद वो डिफ्रैक्ट हो गए, यानी सामने एक शीट रखी हुई है, एक एक्सरे स्क्रीन रखी हुई है, और यहां से हम एक्सरे को डाल रहे हैं। एक्सरे स्क्रीन एक्सरे को नोट कर रही है कि कौन सा रेडिएशन आया। तो जहां क्रिस्टल प्रेजेंट था, ये क्रिस्टल था, ये प्रेजेंट था, यहां एक्सरे डाला, इस हिस्से पे, यहां पे इतनी परछाई वाले हिस्से में एक्सरे का इमेज नहीं आएगा, शेडो हो जाएगा। यहां पे बाजू से इमेज आएगा, घुमा दिया, अब डाला, अगला इमेज आएगा। ऐसे हमने कई सारे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को तैयार किया हमने, और फिर उसको कंप्यूटर में प्रोसेस किया। मालूम चल गया हमें, अच्छा ये दिया गया क्रिस्टल इस शेप का है, दिया गया मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर शेप का, राउंडेड है, हेलिकल है, ये मालूम चल गया हमको, ठीक है। तो आज हम जो कहते हैं ना कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है, कैसे कहते हैं, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, और उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के एविडेंसेस का इस्तेमाल किया कि विल्सन, स्टॉक और विलियम के हम कहते हैं कि जो है विल्सन, स्टॉक और विल्किंस ने, विल्सन, स्टॉक और विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया, डीएनए के डिटेल्स को बतलाया, और फ्रैंकलिन ने बतलाया कि ये हेलिकल नेचर का होता है, और इन इंफॉर्मेशन को आधार बना के वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप, एक्सरे सोर्स देख रहे हैं, एक्सरे बीम देख रहे हैं, क्रिस्टल देख रहे हैं, क्रिस्टल क्या कर रहा है, ये इसको अलग अलग कर रहा है, और आपको डिफरेंशियल बीम यहां पर देखने मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को बेटा हम जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, और इसको ब्रेग ने 1913 में इसको ब्रेग ने डेवलप किया था। ब्रेग ने इसको 19th सेंचुरी में जो है वो 20th सेंचुरी में 1913 में इसको डेवलप किया। इट इज यूज्ड टू एनालाइज
स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, इसका उपयोग हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन को पता लगाने में करते हैं। उनका हम एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन समझ पाते हैं हम, ठीक है, उनकी 3D, उनमें जो एटम है उनकी 3D पोजीशन को समझ पाते हैं हम, जैसे कि डीएनए किस तरह का है, आरएनए किस तरह का है, प्रोटीन किस तरह का है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी जानकारी हमको केवल इस टेक्निक से मिली, ठीक है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें केवल इस टेक्निक से मिली है, ठीक है। कि आज हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का है, फला प्रोटीन इस तरह का दिखाई देता है, दूसरा प्रोटीन इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये सब हम जान पाए तो क्यों जान पाए? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से हम जान पाए। इससे हमें स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है, मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन पता चलते हैं, उनका एटॉमिक ओरिएंटेशन में एटम कैसे अपने आप को अरेंज किए ये मालूम चलता है, ठीक है, एटम की 3D पोजीशन क्या है ये मालूम चलता है हमको, ठीक है। X-ray crystallography is the science of determining the arrangement of atoms within a crystal using X-ray scattered from electron. very IMP, ठीक है ना, टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वह विज्ञान है, जिसमें एक क्रिस्टल के एटम्स के अरेंजमेंट की हमें जानकारी मिलती है। इसमें एक क्रिस्टल के एटम्स के अरेंजमेंट की हमें जानकारी मिलती है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरे के विकिरण से प्राप्त होती है, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरे के प्रकीर्णन से प्राप्त होती है। क्लियर? ठीक, देखिए ना, तो ये बात समझ में हमको आ रही है यहां पे इमेज को देखिए क्या होता है इसमें। फिर विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, वेरी अब ये बेटा ये बाउंसर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुके पॉइंट है बेटा ये, है ना। विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डोरोथी हॉजकिंस सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B12 एंड पेनिसिलिन, के फॉर विच सी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1964 IMP, के मैं आपको DPP में दूंगा भी, आपसे मैं पूछूंगा बेटा, कब दूंगा ये बताऊंगा पर दूंगा आपको मैं, टेस्ट में भी आपसे पूछूंगा ये, ठीक है। देखो बेटा, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में कई बात चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती, मैं हमेशा कहता हूं लाइफ में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है वो है डिसिप्लिन की, अनुशासन जो है सबसे बड़ी चीज है लाइफ में। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि हम कई बार बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड का जो अप्रोच होता है ना, मतलब कि हम उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, वो अप्रोच आपको कई बार कहता है कई मूल्यवान चीजों को खोने के लिए मजबूर कर देता है। हम अपने जो सबसे करीबी लोग होते हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस चीज की, मुझे मालूम है कि मेरे डिसीजन से कई सारे लोग आप में से दुखी भी होंगे, अपसेट होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना बेटा कि वीडियोस आर अवेलेबल ऑन ऐप एंड वेबसाइट, आप देख सकते हो, फ्रीली देख सकते हो, okay? हाँ, ये है कि वीडियो को डाउनलोड का फीचर जो है वो मैंने बोला हुआ है टीम से कि बहुत जल्दी वो डाउनलोड का फीचर जो है वो अभी प्राइम सब्सक्राइबर के लिए है, वो फिर सारे सब्सक्राइबर के लिए हो जाएगा वो फीचर, क्या ठीक। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स जो ऐप के अंदर हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हुए उसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसको, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए आपके, वो आप मेरे परिवार का हिस्सा है वैसा है, लेकिन right now I am fed up of the wanderers, I am fed up of the negative comments by the competitors, they are not students, they are competitors, they just target us, they just try us, or they are successful actually, because what we found that कि यार इस प्लेटफॉर्म पर तो जो है सब एक बराबर है, कोई तो भी कुछ भी डालता है, वो उसका वैल्यू, जो आपने इतना मेहनत एफर्ट करते हैं उसका इतना वैल्यू नहीं हो रहा है, गिनती के बच्चे उनको डिस्ट्रैक्शन और हो रहा है। पता नहीं सही है या गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अपसेट बाय फ्रॉम द इनर सोल। अपसेट में अपने बच्चों से नहीं, कमांडो से नहीं, वो मेरे कमांडो जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। किसी भी 2020 के बच्चे से पूछ लीजिए, 2019 वाले कमांडो से पूछ लीजिए, कि किसी जो सिलेक्टेड बच्चों से, वो दे आर वेरी क्लोज फैमिली टू मी, बहुत क्लोज है हम सब लोग।
जो 2019 के बच्चे निकले ना, बड़े क्लोज हैं सब लोग, पूरा परिवार जैसा है हमारा। 2020 के बच्चे भी उस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद। बच्चे जो है वो बहुत, लास्ट ईयर के बच्चे बहुत, मतलब मैं कहता हूं आप भी बहुत अच्छे हैं बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको कम आंक रहा हूं मैं, लेकिन बात इतनी सी है कि अब और इनडिसिप्लिन एक्सेप्टेंस के बाहर है भाई, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जिंदगी में हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं सबकी भलाई के लिए। हमारा इतना सा टारगेट है कि हमारा कंपटीशन किसी यूट्यूबर चैनल से नहीं है, किसी ऐसे चैनल से भी नहीं है जो एक बड़े ब्रांड की, जिनके आप केवल नाम डाल के फंडिंग ढूंढना, उनकी करोड़ों 2600 करोड़ का फंडिंग है, किसी के पास 3000 करोड़ का फंडिंग है, दे आर पुटिंग 1 चैनल 2 चैनल 4 चैनल के, दे आर जस्ट क्रिएटिंग मार्केट, दे आर जस्ट क्रिएटिंग एक्सपांडिंग देयर मार्केट देयर एंड दे आर टारगेटिंग अस, they have exclusive team for us to follow us, all these things they are doing, but मुझे लगता है कि हमें उस टैक्टिक्स से बाहर निकल के हमें अपनी दुनिया, छोटा सा होता है ना, कई लोग अपना छोटा सा सुंदर सा गांव बसा लेते हैं कहीं जाके, कि ये हमारा गांव है, यहाँ के राजा भी हम ही हैं, ठीक है, ऐसा बसाना पड़ेगा, है ना। छोटी सी हमारी दुनिया, इसमें आप हैं, हम हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इसमें के, सब जितने आपका इंटरफेस आपका यहाँ पर है, आपका यूट्यूब पे है, वैसे ही कमेंट सेक्शन, वैसे ही इंटरेक्शन, सब कुछ हम डेवलप कर रहे हैं आपके। थोड़ा वक्त लगेगा, साथ साथ आता चला जाएगा आपको, तो आपको जो है वो, लेकिन हाँ मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यूट्यूब का चैनल चलता रहेगा, उसमें भी कुछ होगा, अपलोड होंगी चीजें, लेकिन वो डिफरेंट है, यानी अब रेगुलर कोर्स को डिटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि रेगुलर कोर्स बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है वो, उसमें वॉन्डरिंग की गुंजाइश नहीं है। यदि आप यहां पढ़ रहे हो तो यहीं पढ़िए, वहां पढ़ रहे हो तो वहीं पढ़िए, वॉन्डरिंग की गुंजाइश वहां नहीं है, ठीक है। दोज हु वॉन्डर्स दे विल नेवर गेट एनीथिंग, जिसके पास जिंदगी में कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैं जब कहता हूं एग्जाम में आया है, जरूरी है, तो उस पर बेटा बिल्कुल एकदम फोकस क्या कीजिए, उस चीज पे आप एकदम फोकस क्या करें, ठीक है। विद द एक्सरे, तो मैंने क्या कहा आपसे, डोरोथी हॉस्किंस का नाम, उनका नोबेल प्राइज, क्या किसका स्ट्रक्चर बताया उन्होंने, विटामिन B12, पेनिसिलिन, कोलेस्ट्रॉल, याद रखना है आपको, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी, ये तो क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। बाय यूजिंग द टेक्निक, विल्किंस इन 1953 फाउंड दैट द डिटेल्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल for which he was awarded Nobel Prize with Watson and Crick in 1962 के very very IMP, ठीक है। यानी वॉटसन और क्रिक को ने जो है डबल हेलिकल मॉडल 1953 में दिया था, और इन्होंने इसके लिए विल्किंस, स्टॉक और विल्सन ने जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए के डिटेल्स को बतलाया था, उस इंफॉर्मेशन का उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। और इसके लिए इनको जो है 1962 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। The first solved protein crystal structure was, यानी पहली बार जिस प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर मालूम चला था हमको, यानी फर्स्ट प्रोटीन जिसका पूरा स्ट्रक्चर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से समझ पाए थे, वो प्रोटीन था स्पर्म वेल मायोग्लोबिन, के मसल्स के अंदर मिलता है स्पर्म वेल मायोग्लोबिन, और इसको बताया था मैक्स पैरुट्स ने और सर जॉन कैंड्रयू ने 1958 में, और इसके लिए इनको 1962 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। देखिए अब ये तो बात हो गई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, बात हो गई। आपको पता है कि हम सबका जो मोबाइल फोन है ना, ये एक ट्रैकर है। अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो 59, मुझे लगता है 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को उन्होंने ब्लॉक किया है। उन्होंने बोला टिकटॉक नहीं काम करेगा, हेलो काम नहीं करेगा, कैम स्कैनर काम नहीं करेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे मालूम चला कि कैम स्कैनर से जब आप कोई चीज को स्कैन करते हैं, उसका एक कॉपी तो आपके पास था और एक चाइनीज सर्वर के पास पहुंच जाता है। कई सारे सरकारी ऑफिसेस के अंदर कैम स्कैनर लोग यूज कर रहे थे मोबाइल का, वो कौन सा लंबा स्कैनर कौन यूज करे, तो वो सुविधा जाता है कि मोबाइल से स्कैन कर लो। सरकार को डाउट हुआ, इंफॉर्मेशन पता किया, दे हैव ईच एंड हर डॉक्यूमेंट का एक कॉपी सामने चाइना पहुंच रहा है।
अब कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात है कि ये सच्चाई, मतलब ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए जो बायोमेट्रिक्स का ऐप है, जब आप यूज करते हैं तो आपने प्रिंट आउट लिया कि नहीं लिया, ठीक है, आपने डीपीएस सॉल्व करने में कितना वक्त लगाया, आपने डीपीएस में कितने क्वेश्चन आपने टिक किए, ठीक है, डीपीएस लेने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट लिया या नहीं लिया, ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर इमेज का आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया, ठीक है, आपने टेस्ट के दौरान स्क्रीन प्लेयर चालू किया या नहीं किया। वी गेट एवरी इंफॉर्मेशन थ्रू अवर ऐप, जो आपको आपके काम, सोचिए हमारा तो छोटा सा ऐप है, वो इतनी सूचनाएं हमको प्रोवाइड करता है, टेक्निकली एडवांस ऐप है वो। अब हमारे लिए जरूरी इसलिए कि आप एकेडमिक उसमें है, तो आपका डेटा भी आप पेपर प्रॉपर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं, तो ये सब चीजें पता हमको होना चाहिए कि आपने शीट पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी हमें मालूम होता है, ठीक है। अब आप लेक्चर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये भी मालूम चल जाएगा आप तो, कि आपने प्रॉपर लेक्चर पूरे किए कि नहीं किए, कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं बन रहा हमसे, ठीक है, सब मालूम चलेगा उसमें, आपका प्रोग्रेस मालूम चलेगा उसमें, कितने लेक्चर आपने कंप्लीट किए इस चैप्टर के। बाकायदा हर चैप्टर के आगे एक बार चलता है, वो बार बताया था कि आपने 10% कंप्लीट किया, आधा चैप्टर कंप्लीट किया, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया आपने, ठीक है। तो अब बात इतनी सी है, तो इसका मतलब उन लोगों ने भी बहुत सारा कुछ ऐसा डेटा, तो जो टिकटॉक में अकाउंट बन रहे थे, सारे लोग बड़े खुश हो रहे थे वीडियो बनाना कि वो सारे के सारे एक रिकॉर्ड वहां पहुंच जाता है, और वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। एंड इंडियन पीपल का माइंडसेट क्या है, भारतीय लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, किस तरह का उनका हैबिट है, सामाजिक संबंध क्या है, धर्म को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सारी जानकारी मालूम चल रही थी उनको। सरकार ने कहा सुरक्षा के लिए खतरा है, अभी चाइना वैसे ही जो है वो, चूंकि उसने वायरस फैलाया है, ध्यान बटाना दुनिया से, तो इंडिया के साथ में टसर करने से जो है वो ध्यान बढ़ जाएगा। पॉलिटिक्स है। अब हम उस वहां कहां पहुंच गए, आप बोलोगे सर अचानक से आप वहां कैसे पहुंच गए। अरे भाई मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर भी जो है वो जीपीएस लगा होता है उसमें, कि आप कहां जाते हैं, आपका गूगल मैप बताता ना कि भाई यहां पहुंच जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ, सब मालूम चलता है ना, ठीक। बिल्कुल वैसे ही हम एक काम करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल में को पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि क्रेब साइकिल में कौन कौन से केमिकल बनते हैं, किस सीक्वेंस में केमिकल बनते हैं, हमें यह पता लगाना है। तो अब हमने कहा कि कैसे पता लगाए, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने रेडियो लेवल कर दिया, हमने वो ग्लाइकोलिसिस में गया, फिर पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से जो है वो एस्टाइल कोएंजाइम ए बना, एस्टाइल कोएंजाइम ऐसे हमने कहा कि भाई हमने क्या कहा कि सिट्रिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना, ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि ऑक्सोसक्सिनिक एसिड बना, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, सक्सिनिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना, ठीक है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना। हमने कहा अरे ये तो पूरा का पूरा सीक्वेंस है पूरा, ये तो कैसे मालूम चला। हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि भैया ऐसा है कार्बन, तुम जहां भी जा रहे हो ना, हम तुमको रेडियो लेवल कर रहे हैं, तुमको एक जीपीएस लगा दिया हमने। कार्बन हीरो है कहानी का, हमने उसको एक जीपीएस लगा दिया, हमने कहा तुम जहां जाओगे ना हमारी नजर रहेगी तुम पर, ठीक है। मतलब तो हमने एक सिस्टम को वहां पे सेट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो है कार्बन को बोला कि तुमको लगा दिया ट्रांसमीटर, जहां तुम मूव करोगे हम पहुंच जाएंगे पता करते हुए। कार्बन ने कहा भैया कहां लगाया ग्लूकोज में, हम पहले यहां गए, फिर पूरा ग्लाइकोलिसिस में, अच्छा इसके बाद ये केमिकल बना, इसमें ये प्रेजेंट है, ये बना इसमें, ये प्रेजेंट है, ये बना इसमें, हमने पूरा सीक्वेंस पता कर लिया। That technique is known as ऑटो रेडियोग्राफी के, यानी हमने क्या किया कि रेडियोग्राफी का हमने जो है वो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया हमने, और हमने पता लगाया किस किस मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हुआ है, पूरा सीक्वेंस हमने पता लगा लिया, ठीक है, क्लियर। इसे बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, या ट्रेसर टेक्निक कहते हैं, पथ मालूम करना, ठीक है। तो आज हम बोलते हैं C4 साइकिल, C3 साइकिल, मतलब केल्विन साइकिल की बात करते हैं हम, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल की बात करते हैं हम, क्रेब साइकिल की बात करते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं हम, के हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट की बात करते हैं हम, जो भी बातें करते हैं हम सबका पता हमने इससे ही लगाया है, समझ गए ना, ठीक है। रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड which emitting radiations for the studying functions of cell and to trace the metabolic pathway के हम रेडियो आइसोटोप का उपयोग करते हैं, ठीक है, और हम उससे ये पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल कहां कहां मूव कर रहा है, मेटाबॉलिक पाथवे में कहां जा रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये पता लगाते हैं हमके। वेरी वेरी आईएमपी,
कार्बन 14 का उपयोग मेल्विन केल्विन ने किया था कार्बन का पाथ पता करने के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन का पाथ क्या होता है यह पता लगाने के लिए मेल्विन केल्विन ने कार्बन 14 का कार्बन 14 का उन्होंने इस्तेमाल किया के N15 used by Messelson Stall to understand the mechanism of DNA replication के N15 का इस्तेमाल मैसेल्सन स्टॉल ने किया था यह पता लगाने के लिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। याद रखिएगा N15 रेडियो एक्टिव नहीं होता है, N15 हैवी आइसोटोप, दिस इज द हैवी आइसोटोप, ये केवल हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्लियर। फिर रूबेन हासिद और कैमेन ने ऑक्सीजन 18 का इस्तेमाल किया, उन्होंने O18 का यूज किया उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो निकलती है वाटर के टूटने से निकलती है, ये इस्तेमाल किया उन्होंने। टेलर ने जो है वो H3 का इस्तेमाल किया उन्होंने क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन को समझने के लिए। ठीक है, और हम रेडियो आइसोटोप का कि अमाउंट को मापने के लिए कितना रेडिएशन रिलीज किया उसे मापने के लिए हम गीगर मुलर काउंटर का हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? गीगर मुलर काउंटर हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये तो मालूम चला हमें कि अच्छा ट्रेस भी कर सकते हैं। तो गलती मत करना, एग्जाम में कई बात है ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं और ट्रेसर एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रेसर का मतलब है रेडियो एक्टिव केमिकल जिनसे हम कोई मेटाबॉलिक पाथवे का पता लगाते हैं, और ट्रेस का मतलब होता है जो कम मात्रा में प्लांट की ग्रोथ के लिए जो कम मात्रा में जो लो अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ट्रेस मतलब कम, ट्रेसर मतलब पाथ का पता लगाना, मार्क का पता लगाने वाला केमिकल। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेल की स्टडी कैसे। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक को देखा, इसमें से आपको बहुत छोटे छोटे हिस्से एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे देखने मिलेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना ये काम का है, मतलब काम का है। आप जब एमसीक्यू लगाने बैठोगे, पुराने एग्जाम्स को के पेपर को सॉल्व करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम कैसे करते हैं। याद रखें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी। अब देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इट इज ए लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी संरचना होती है। क्लियर? ठीक है, अब कुछ बातें याद रखना, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो होता है ये एक्चुअली ये जो मेम्ब्रेन होती है ना ये सॉलिड नहीं होती है, इट इज ए क्वासीफ्लूइड स्ट्रक्चर के मतलब अर्ध तरल टाइप का, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से जेली के समान अर्ध तरल टाइप का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, आपसे कहता हूं मैं कि मैंने आपको एक बर्तन में पानी दिया, मैंने कहा भैया एक काम करो, ये कटोरी है इसमें पानी ले लो तुम, दिया वाटर, और मैंने कहा कि एक काम करो ये रखो नाइफ, ये चाकू रखो, ये नाइफ रखिए, ये कटोरी में पानी रखिए और इस कटोरी को पानी को काट दीजिए दो हिस्सों में। आप बोलोगे सर पागल हो गए हो, हम नाइफ को डालेंगे कटोरी में घुमाएंगे तो पानी कैसे कटेगा? अरे पानी में लठ मारोगे तो पानी थोड़ी ना कट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। मतलब आपने एक नाइफ लिया, नाइफ से आपने जो है वो कटोरी में भरे पानी को आपने दो हिस्सों में काटने की कोशिश की, आपका पानी नहीं कटेगा, यानी आप कितना कोशिश कर लो नहीं कटेगा। लेकिन आपने कहा नहीं सर, ठीक है, अच्छा तो मतलब तुम डाल हम पात काम करते हैं, हम और आगे बात करते हैं। क्या हमने कहा कि सर 1 घंटा दोगे, मैं काट दूंगा इसको। हमने कहा हाँ 1 घंटा लो भाई। हाँ, आपने क्या किया, आप होशियार निकले, आपने कटोरी के पानी को फ्रिज में रख दिया, आपने फ्रीजर में रख दिया। 1 घंटे बाद फ्रिज में बर्फ जम गया, आजकल अच्छे वाले फ्रिज आते हैं, 1 घंटे में बर्फ जम गया उसके अंदर। अब आप लेके आए इसको, आपने कहा चाकू लाके दो सर, आपने बर्फ को 2 हिस्सों में काट दिया, आपने कहा लो ये तुम्हारा आधा हमारा आधा, ठीक है, मतलब बर्फ को आपने काट दिया। भाई बर्फ की बड़ी बड़ी सिलाएं बनती है तो ऐसे तो कटर से कटती है वो, पानी तो नहीं। अब जो आप जो बर्फ का बड़ा सा गुस्सा जो एक क्यूब होता है, वो बड़ा बड़ा जो होता है ना बर्फ का, जो इस्तेमाल करते हैं डीप फ्रीजिंग के लिए, वहां उसको कैसे काटते हैं? ऐसे इक्विपमेंट से काटते हैं, उसको सॉलिडिफाई कर दिया। आपको मेम्ब्रेन को काटकर देखना है ना कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन को बीच में से काटना है आपको। अब मेम्ब्रेन तो क्या होता है, फ्लूइड नेचर की होती है, मेम्ब्रेन की तरल प्रकृति होती है, मेम्ब्रेन की तरल प्रकृति होती है, ऐसे काटोगे नहीं कटेगी, वो वापस से सील हो जाएगी वो। आपने मेम्ब्रेन को जमा दिया, जमाने के बाद बीच में से काट दिया, क्या किया,
फ्रीज किया, फ्रैक्चर किया। फ्रीज जमाना, फ्रैक्चर काट देना, तोड़ देना। क्लियर? क्या होगी टेक्निक? फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ठीक है, क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हम आरबीसी का मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रिज फ्रैक्चर और फ्रिज इचिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, इसका मतलब क्या? फ्रिज इचिंग का मतलब है कि मेम्ब्रेन को जमाया, जमाकर काट दिया, काटने के बाद आपने हैवी मेटल स्टेन, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के जैसे हैवी मेटल स्टेन का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा आपने कि क्या दिख रहा है। तो इचिंग का मतलब होता है उसमें हैवी मेटल स्टेन को लगा देना। ठीक है, देखिए The freeze fracture और फ्रिज इच टेक्निक स्टार्ट विद द रैपिड फ्रीजिंग ऑफ ए सेल के। यानी जब हम फ्रिज फ्रैक्चर या फ्रिज इचिंग टेक्निक की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले सेल को रैपिड फ्रीजिंग करते हैं, फिर फ्रोजन सेल्स को हम क्या करते हैं, हम एक फ्रैक्चर प्लेन से काट लेते हैं। उसको हम काटने के दिस फ्रैक्चर प्लेन इज बिटवीन द लिपिड बाइलर, और ये मेम्ब्रेन का जो हिस्सा होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो लिपिड बाइलर के बीच में से हम काटते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम हैवी मेटल स्टेन उस पर लगा देते हैं हम इसको, और उसकी सरफेस की रेप्लिका हम तैयार कर लेते हैं, और उसको फिर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब आप हैवी मेटल स्टेन को लगाओगे तो मेम्ब्रेन के दो हिस्से, एक और एक हिस्सा नीचे का होगा, एक ऊपर वाला रेप्लिकेट वैसा का वैसा हिस्सा एक ऊपर तरफ होगा इसमें। ठीक है, देखिए ऐसे करते हैं, देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप? मेम्ब्रेन लिया, जमा दिया, जमाकर बीच में से हमने काट दिया, और काटने के बाद हम सरफेस को समझ पा रहे हैं कि कैसा दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, जमाया, जमाने के बाद हमने फोर्सफुली काट के हिस्सा हमने अलग निकाल लिया, और इसको हमने जो है फिर हैवी मेटल स्टेन का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देख पाएंगे हम। ठीक है ना, क्लियर? हमें मालूम चल गया कि मेम्ब्रेन को हमने स्प्लिट किया लेयर्स में। क्या तरीका अपनाया आपने? हमने फ्रिज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का हमने इस्तेमाल किया, कि फ्रिज फ्रैक्चर किया, हैवी मेटल स्टेन का इस्तेमाल किया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा। हमें मालूम चला कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। मेम्ब्रेन में कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अंदर धसे होते हैं, कुछ सरफेस पे होते हैं। मेम्ब्रेन में कई सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो केवल आउटर फेस पे बाहर तरफ देखने मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये मालूम चल गया हमको। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो मतलब ये है कुल मिलाकर कि अब हम ये समझ चुके हैं कि सेल की स्टडी कैसे करते हैं। नाउ वी नो ऑल द टूल्स एंड टेक्निक। अब हम सारे टूल्स और टेक्निक को हम समझ चुके हैं कि सेल की स्टडी हम कैसे करते हैं। क्या, व्हाट आर द वेज टू स्टडी सेल, एंड सेल को अध्ययन करने के तरीके क्या होते हैं, इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको एक बार ये पूरा हिस्सा एक बार आपको रिवाइज कर लेना है आपको, कि जो एक मैं आपको बेटा क्वेश्चन भी दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, जो एग्जाम में आए क्वेश्चन ना उनको हमें, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो हमको वो बाउंसर क्वेश्चन का डर दिमाग से निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इंटर करने वाले हैं कहां पे? नेक्स्ट क्लास में हम इंटर करेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखो, अब जैसे ही जब मैंने कहा था ना कि सेल वॉल को स्टडी करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक की जरूरत नहीं थी। एक मैंने माइक्रोस्कोपी का शीट दिया, उसको पढ़ लेना बेटा, और एक आध क्लास में मैं आपको वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, तो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, ठीक। अभी इतना दिमाग में रखना है आपको कि सेल वॉल तो हम पढ़ चुके हैं, मिडिल लेमिना पढ़ चुके हैं। अब हम सेल के अंदर इंटर किए, और अब यहां से आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला हिस्सा थोड़ा सा फास्ट शुरू होगा यहां से, क्योंकि आप पूरा बेसिक्स पूरा आप समझ चुके हैं। आप मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, देन मेम्ब्रेन के बाद हम के बाद से जुड़े हुए फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से उनको हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अब थोड़ा सा हम तेज बढ़ना आगे शुरू करेंगे बेटा इसमें। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अब स्पीड पकड़ चुके होंगे, अब आप समझ चुके होंगे कि हमको मेहनत क्या करना है। ठीक है, फिर क्लियर कर दूं मैं कि नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो अवेलेबल होगा आपका एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, और लेक्चर्स आर फ्री ऑन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इन फ्यूचर अपडेट्स यू मस्ट नीड ए वेरिफिकेशन फ्रॉम द टीम। तो अपना वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा अपना, ताकि आपको जेन्युइनली को कि क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारा ऐसा क्राउड भी है जो कई सारे जो है वो ऐसे लोग भी हैं जो लेक्चर्स का मिसयूज कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं बेटा, मैं आपको बता देता उसमें, लेकिन मैं बहुत भारी मन के साथ में मुझे ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। और लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा परिवार, देखिए जब कभी वक्त कठिन होता है और परिवार आपके साथ होता है ना,
तो आप कठिन वक्त को भी निकाल लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बायोमेंटर्स का परिवार, मेरा हर कमांडो जो दिल से मेरे साथ जुड़ा हुआ वो मेरे साथ में है, और हम बेटा बहुत अच्छा करेंगे। हम एजुकेशन का जो है वो एक ऐसा नॉन ग्रीडी, नॉन डिस्ट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे जहां पर जो है वो सारे बच्चे आके पढ़ सकें। एंड वेरी वेरी सुन बायोमेंटर्स का सपना भी है कि अभी तो कोरोना का ये चल रहा है, जब कोरोना का कंडीशन ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल होगा, तो बायोमेंटर्स विल स्टार्ट ए ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स। हम ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स करेंगे, उसमें कुछ क्लासेस आपकी जो है वो एक वेन्यू पर होंगी, कुछ क्लास आपकी ऑनलाइन होंगी, तो जिससे कि और सब कुछ हम बहुत ही नॉमिनल उसमें करेंगे ताकि कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिल सके और उसको कभी कोचिंग की कमी महसूस ना हो उसको। बायोमेंटर्स जो है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट में से एक है। यहां पर मैंने पहले भी कई बार मैं इस बात को लेकर अलर्ट कर चुका था, डोंट कंसिडर अस ए यूट्यूबर, ठीक है ना, ठीक है। और अब यूट्यूब ने भी हमको यूट्यूबर कंसिडर करने से ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा बैकफुट पे चला गया है। अब क्या है, यूट्यूब ने एल्गोरिथम चेंज किया, उसने कहा भैया तुम हमको पैसा दो, हमारे खूब सारे एड लगाओ, तुम्हारा हम पहले दिखाया करेंगे के somehow I don't agree with those policies also के somehow I feeling disappointed by seeing the traction by the other people who are creating this stuff that is only distracting stuff, ठीक है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं यार, लेकिन मेरा मतलब है मेरा परिवार जो है ना, छोटा परिवार है, उसको जो है वो किसी से डिस्ट्रैक्शन, किसी कोई उससे जो है वो गुमराह नहीं करना चाहिए। बस ये है कि मैं उसको सहज के आगे चलता हूँ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, कितने बच्चे आके देखते हैं वीडियो, कितने बच्चे आके जो है वो सिस्टम पे अंदर आके जो है वो देखते हैं, कितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है एक भी मेरे साथ में कदम मिला के चलेगा ना, वो मेरे लिए हजारों से बड़ा होगा, वही टॉपर होगा। मैं कह रहा हूं इस बार तो मैंने शपथ लिया है कि मैं जो है आपको डांट के परेशान करके आपको मैं आपके अंदर का मैं टॉपर बाहर निकालूंगा। मैंने सोच रखा है। कितने साल और इंतजार करेंगे हम इंतजार और नहीं करेंगे। अब हमको जो है आप में से टॉप रैंकर्स, ये बड़ी पैमाने पर हमको सिलेक्शन चाहिए, नंबर 1 एंड मेडिकल एंट्रेंस में नंबर 1 इंस्टीट्यूट होना चाहिए बायोमेंटर्स, नंबर 1। 2-3 की बात नहीं करूंगा मैं, क्लियर। यदि मैं हूं तो वहां पे 1 नंबर तो होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं है वहां पे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.